बीच में जाती है तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन जब महिलाओं को उनकी वाजिब हक और भागीदारी देने की बात आती है तो उसको कानूनी उसमें उलझा कर रख दिया जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अगर महिला सशक्तिकरण की बात किसी ने सोची और उससे करी है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। आजादी के पहले महिलाओं को आजादी के मूवमेंट में इन्वॉल्व किया गांधी जी ने, और आजादी के बाद लगातार चाहे इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, सोनिया जी रही हों और अब राहुल जी, सब ने महिलाओं को सशक्त किया है। जो राजीव जी का सपना था 33% आरक्षण का, उस सपने को कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। स्थानीय निकायों को चुनाव में 33% का आरक्षण महिलाओं को मिला, और जो महिलाएं कभी घूंघट में रहती थी, घर से बाहर निकलने की नहीं सोच सकती थी, वो पंचायती राज के माध्यम से, इस आरक्षण के माध्यम से गवर्नेंस में आई, सरकार में आई, और उन्होंने अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास किया। शोभा जी, राजीव जी का जो सपना था, राजीव जी का जो सपना था वीमेन एम्पावरमेंट का, जो ड्राफ्ट एक उन्होंने तैयार कराया था, उसमें जो मौजूदा आपके गवर्नर हैं मार्गरेट आल्वा जी, उनकी सदारत में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वीमेन ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट में जो रिकमेंडेशंस थे, उसके बाद 33% रिजर्वेशन की बात आई। लेकिन जो व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है कि जहां सही मायने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसमें आपकी कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ लिप सर्विस करते हुए दिखाई देती है। बाकी राजनीतिक नहीं, बिल्कुल भी मानने को मैं तैयार नहीं हूं। वो मैं जो कह रही थी कि 33% का आरक्षण आया था स्थानीय स्तर पे, और उस 33% को पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया जी की कहने पे मनमोहन सिंह जी ने 50% कर दिया। विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण है आज स्थानीय निकायों के चुनाव में, हमें, जो कि बहुत बड़ा हमारी ताकत है। जहां तक आप जो बात कह रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात है, तो निश्चित ही वो बिल पेंडिंग है, और अगर तो कांग्रेस की सरकार मेजॉरिटी में होती तो अभी तक वो भी पास हो चुका होता। कांग्रेस की नीति और नीयत पर इसलिए शक पैदा होता है देश की जनता का और देश की आधी आबादी का, कि जिसमें कांग्रेस पार्टी की इच्छा रहती है, वो बिल तो चाहे कोलिशन की सरकार हो या अकेले बहुमत की सरकार हो, वो पास हो जाता है। और महिला बिल पिछले कई दशकों से पेंडिंग है, और 10 साल से तो लगातार आपकी सरकार है। न्यूक्लियर डील आप लोग पास करा लेते हैं, आरटीआई आप लोग पास करा लेते हैं, मनरेगा से लेकर रोजगार गारंटी आप पास करा लेते हैं, फूड सिक्योरिटी आप पास करा लेते हैं। लेकिन जब महिला बिल के पास कराने की बात आती है तो कहीं न कहीं किसी कमेटी में आप लोग उलझा देते हैं और कहते हैं कि विपक्ष नहीं, ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देखो, कांग्रेस की नीयत एकदम साफ है। आप याद करिए कि कांग्रेस ने ही इस देश को पहली प्रधानमंत्री दी, इस देश को पहली राष्ट्रपति महिला दी, और पहली स्पीकर महिला कांग्रेस ने ही दी है। और कांग्रेस ने ही, आज आप कोई भी उठा के देख लें, कहीं के भी चुनाव, कांग्रेस ही ज्यादा महिलाओं को चुनाव भी लड़ाती बिना आरक्षण के भी। जहां तक आरक्षण बिल का सवाल है, विपक्षी पार्टियां इसके लिए राजी नहीं थी। धीरे धीरे करके दूसरी पार्टियों, कुछ पार्टियों ने मन बनाया, पर कुछ अभी भी विरोध में खड़ी हैं। कुछ कह रही हैं कि इसमें ओबीसी का अलग कोटा होना चाहिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करी, पर कांग्रेस फिर भी अपनी जो मूल स्वरूप था महिला आरक्षण बिल का, उसमें अड़ी हुई है। और हमने राज्यसभा में बावजूद इसके कि कई विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया, हमने इसको राज्यसभा में पारित करा दिया। अभी कितना हमारे पास नंबर्स महिला आरक्षण के सवाल पर जी, अभी आपकी पार्टी महिला आरक्षण को मुद्दा बना के और कितना चुनाव लड़ना? नहीं, मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाती। कांग्रेस वही कहती है जो वो कर सकती है। आसमानी सुल्तानी कोई वादे कांग्रेस नहीं करती। अभी लोकसभा का जो सेशन फरवरी में आने वाला है, उसमें फिर ये टेबल होगा महिला आरक्षण बिल, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये पास हो जाएगा। और हमें जो अधिकार राजीव जी ने हम लोगों के लिए सोचा था, सपना देखा था, वो अधिकार हमें अवश्य मिले। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अभी चर्चा के दौरान कही है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को ज्यादा टिकट भी देती है, लेकिन एक आरोप लगता है सामान्य तौर पर कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को उन सीटों से चुनाव लड़ाती है जो सीटें मान बैठी रहती है कि तो हारने वाली सीटें हैं, इसमें महिलाओं को दे दो, कहने के लिए हो जाएगा कि विमेन रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और मेरी विनेबिलिटी भी नहीं प्रभावित होगी। कि महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई है, सबसे ज्यादा कटिबद्ध कोई है,
तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। और हिंदुस्तान की महिलाओं ने कांग्रेस का साथ देके समय समय पे ये प्रूव किया है कि उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी। नहीं, आधी आबादी तो आपका साथ समय समय पर दे रही है, लेकिन आप लोग आधी आबादी का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल। बिल्कुल भी मानने को ये मैं तैयार नहीं हूं। कांग्रेस ही की वजह से आज हमारी बहनें गांवों में, ठेठ कस्बों में, जहां कभी नहीं सोच सकती थी कि घर से निकलेंगी, आज कहीं नगर पालिका अध्यक्ष बन के बैठी हैं, तो कहीं मेयर बन के बैठी हैं, तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बन के बैठी, कहीं मंडी में बैठी हैं, कहीं सरपंच बने बैठी हैं और काम कर रही है। तो ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है, राजीव जी जैसे एक अच्छे नेता की ही सोच हो सकती थी। और अब राहुल जी ने वही बीड़ा उठाया है। उन्होंने इतना तक कहा है कि वो इस देश में आने वाले समय में आधी आबादी जो है, तो आधे राज्यों में वो चाहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री बने। शोभा जी, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में महिलाओं के विरुद्ध जुल्म, ज्यादती, अत्याचार की घटनाएं ज्यादा होती? बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं मैं। अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस रूल नहीं है पिछले 10 साल से। मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। दिल्ली में जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रही हूं आपका आशय कि आप दिल्ली की जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी उसको लेके कह रहे होंगे। तो शीला दीक्षित जी की सरकार में भी, क्योंकि दिल्ली राजधानी है इसलिए यहां कुछ होता है तो उसका इफेक्ट पूरे देश में जाता है और हंगामा पूरे देश में होता है। जो आप पार्टी सबसे ज्यादा कूदती थी जब शीला जी की सरकार थी कि यहाँ महिला अत्याचार बहुत है, निर्भया केस में सबने बहुत ज्यादा शोर मचाया, उसके बाद बहुत शोर मचाया। और आज देखने में आ रहा है कि आपकी सरकार है, उन्होंने कई वादे किए थे कि उन्हें इतना तक, मतलब इतना ब्लंट और इतना गंदा नारा कि आप अगर भ्रष्टाचारियों को वोट देंगे तो आप इसको रेप को ज्यादा बढ़ावा देंगे, ऐसे तक पोस्टर्स उनने डाले दिल्ली में चुनाव के दौरान। और आज हम क्या देख रहे हैं? क्या कमी आई है कहीं? नहीं, कोई कमी नहीं आई। पिछले जब शीला जी की सरकार थी, जितने रेप और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे थे आज भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं ये जरूर मानती, लेकिन दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो तो आपके केंद्र सरकार के हाथ में। तो आप ये मानती हैं ना कि जितना दुराचार, दुर्व्यवहार शीला जी के टाइम में दिल्ली में हो रहा था वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है केंद्र में। सरकार से देखिए, इसमें वैसे महिला अत्याचार को हम किसी भी सरकारों की सीमाएं में ना बांधे। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला अत्याचार एक ऐसा इश्यू है जहाँ पूरे समाज को सजग होने की जरूरत है। हमें नियम कानून अकेले बनाने से नहीं होगा। कानून तो हमने बनाए हैं, शुरू पहले से हमारे देश में कानून रहे हैं, महिला अत्याचार के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून रहे हैं, रेप के खिलाफ कानून रहे हैं। पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे समाज हो, दोनों को सजग होने की जरूरत है। और साथ साथ यहां हमें ये भी करने की जरूरत है कि जो पुलिस अगर अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है तो उसको कहीं ना कहीं पनिश करने की भी जरूरत है। आज हम कई बार देखते हैं कि थानों में रेप हो जाते हैं, महिला थाने में रेप की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसके खिलाफ लोग एक्शन उठाने लगते हैं, पुलिस उन्हें चमकाने लगती है, या पुलिस सजग नहीं इसलिए रेप हो जाते हैं कई एरियाज में जहां ड्यूटी पे होने चाहिए उन्हें वहां नहीं होते हैं। वो तो बहुत जरूरी है कि हम पूरे समाज को सजग करें। इससे हटके एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर आपके जो विरोधी हैं वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो महिलाएं राजनीति में हैं वो बड़े अमीर एलीट क्लास की महिलाएं हैं। गांव गरीब किसान परिवारों से जो महिलाएं हैं उनको कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं मिलती है। इसका क्या? ये भी गलत आरोप है, मुझे नहीं। आप 5 नाम बताइए जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से उठ के आई हैं और आपके संगठन में ऊंचे पदों पर हैं। सिर्फ 5 नाम बताइए। 5 नाम देखिए, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, तो अगर शोभा जी मिडिल क्लास की हैं तो शोभा जी के जो हम कह सकते हैं फादर इन लॉ जी थे, वो जज थे। शोभा जी के जो पति हैं वो बिजनेसमैन हैं। अब अगर यह मिडिल क्लास है तब तो मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया का जो प्लानिंग कमीशन का डेटा है उसको फिर नए सिरे से पैरामीटर्स तय करना। मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे ना माने भले, पर वैसे मैं मानती हूँ कि मैं मिडिल क्लास की हूँ। देखिए, जज होने का मतलब ये नहीं है कि आप एलिट क्लास में पहुंच गए। जज अगर ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, तो वो मिडिल क्लास में ही रहता है जीवन भर। वो मिडिल क्लास की संघर्षों से ऊपर नहीं उठ पाता है। तो दूसरी बात है कि आप मीनाक्षी नटराजन देखिए, सर्विस क्लास घर की लड़की, जिसका मैं उन नामों को आपको कोट करी हूं जो कि जिनका परिवार राजनीति में नहीं है, जो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं
और खुद की और बड़े पहचान पदों बनाई पर हैं, और आपके बड़े संगठन पदों पे में। हैं जिनको पार्टी ने मीनाक्षी के अलावा जी और कोई नाम? मीनाक्षी के अलावा मैं आपको ढेरों ये मध्य और प्रदेश में- 4 नाम और बता जी, दीजिए। मैं बिल्कुल आपको नाम गिरा देती हूँ। इसी तरह से आपको मैं एक ज्ञानवती सिंह का बता रही हूँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं मध्य प्रदेश में। ट्राइबल लड़की है, एकदम गरीब परिवार। वो तो रिजर्वेशन के नाते उनको बनाना पड़ा होगा आपको। वो एक नेता बन गई थी, वो एक बड़ी मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष 3 बार जीत संगठन चुकी है। में पूछ रहे हैं। संगठन नहीं, वो जिला अध्यक्ष रही महिला कांग्रेस की। जिला पंचायत अध्यक्ष है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, जिला अध्यक्ष कांग्रेस की भी रही वो। इसी तरह मैं आपको पूरे राज्यों में दिखाऊं तो दिल्ली में है, दिल्ली में कई महिलाएं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा क्योंकि हमारा संगठन शहर में भी, हमारा संगठन गांव में भी, हमारा संगठन पंचायत लेवल तक भी है। तो हमारा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक है। तो इसलिए मुझे तो हंसी आ रही है इस आरोप पे आपके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है देश में, लोकसभा का चुनाव फिर सामने खड़ा है। आपके प्रिय नेता राहुल गांधी ने ढेर सारे वायदे कर डाले हैं अभी पिछले 3-4 दिन के दौरान, तो उसमें किस तरह से महिलाओं को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। हमें खो जाने दो। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. बारिश का मजा तो सब लेते हैं, पर बारिश का पानी बचाने की बात कौन सोचता है? हाँ? बारिश के पानी का संरक्षण करें ताकि पानी की कमी न हो और आप जिंदगी का यूं ही मजा लेते रहें। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोज अप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोज अप डीप एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा।
बाद आपका स्वागत है। और शोभा जी, हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं की जो माली हालत है, महिलाओं की जो राजनीतिक स्थिति है, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है, इसके बारे में आपने बताया। राहुल गांधी जी के जो उनके विचार हैं वो भी आपने संक्षिप्त में बताया। सबसे जो बड़ा सवाल है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो है कि चाहे वो डाउरी केस हो या और भी जितने तरह के उनके प्रति वायलेंस की घटनाएं हैं, उसमें रुकावट नहीं आ रही है तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम इस तरह के प्रयासों के बावजूद। इसके पीछे आप किन ताकतों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए भाई साहब, पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान इस देश में महिलाएं द्वितीय दर्जे की नागरिक हैं। पर अब 21वीं शताब्दी में चेंजेस आ रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात ही नहीं हुई, प्रयास हुए। राहुल जी और सोनिया जी की साफ सोच है कि अगर महिला को हम इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करते तो कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की परिभाषा अधूरी रह जाती है। और उसी सोच के रहते भारतीय महिला बैंक की शुरुआत अभी कांग्रेस के इनिशिएटिव में अभी पिछले दिनों हुई, जिसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लोन देके महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ताकत देने की कोशिश की जा रही है। और महिला कोष भी पहले था जिसके माध्यम से भी महिलाओं को खूब लोन्स और सुविधाएं ग्रामीण से लेकर शहरी महिलाओं से लेकर एंटरप्रेन्योर सबको दी जाती थी। अब महिला बैंक की स्थापना हो गई, जो कि जिससे बहुत बड़ी ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो एक तरफ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगी तो उसकी अपनी ताकत बढ़ेगी, वो किसी भी अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाएगी, लड़ाई लड़ पाएगी। आपकी पार्टी के अगुवाई में जो अभी सरकार चली है लगभग 9.5 साल तक, उसमें पॉलिसी पैरालिसिस अक्सर देखने को मिलता है। निर्भया फंड आपकी सरकार ने ऐलान किया जब घटना हुई थी दिल्ली में, उसको फंक्शनल बनाने में 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया। तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार जो आपके नेतृत्व में चल रही है, आपके पार्टी के, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो घोषणाएं महज तभी तक रहती हैं जब तक जनता का आक्रोश बरकरार रहता है आपके खिलाफ। और उसमें कहीं न कहीं रेड टेपिज्म, पॉलिसी पैरालिसिस, या हम कह सकते हैं कि विल पावर और जो नीयत है, इंटेंशंस, वो आपका हमेशा डाउटफुल रहता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। जो हमने जितने अधिकार दिए, जितने कार्यक्रम बनाए, चाहे मनरेगा देखें तो आज वहां भी 30% आरक्षण महिलाओं को दिया है कि इतना रोजगार महिलाओं को देना पड़ेगा। और आज वो मनरेगा एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार को लेके। अगर हम राइट टू एजुकेशन बनाए तो राइट टू एजुकेशन इसलिए बनाया था कि शिक्षा का अधिकार हमारी बच्चियों को, हमारे समाज में देखा जाता है कि बेटे को तो हम पढ़ने भेज देते हैं पर बेटियों को पढ़ाने में कहीं न कहीं कंजूसी करते हैं, या वहां हमको एकदम लगता है कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतना पैसा नहीं कि हम बेटियों को पढ़ा सके। तो बेटियों की शिक्षा को एनकरेज करने के लिए और अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको सरकारी स्कूलों में ही नहीं, सरकारी स्कूल में तो मुफ्त सुविधा है पढ़ाई की, पर प्राइवेट स्कूलों में तक उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, इसका अधिकार सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सोच ने ही दिया। फिर राइट टू फूड। अब थोड़ा सा महिलाओं से हट के बात करते हैं। आपके जो स्टार कैंपेनर हैं आने वाले चुनाव के लिए, और आपकी पार्टी के हम कह सकते हैं कि नए राजनीतिक उत्तराधिकारी राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम है पॉलिटिकली? देखिए राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी का कोई, मतलब मैं कहती हूँ कि राहुल गांधी जी कहाँ है और नरेंद्र मोदी जी कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यही डेटाज भी कह रहे हैं और यही पब्लिक भी कह रही है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि राहुल गांधी एक सच्चे व्यक्ति हैं। राहुल गांधी एक युवा है जिसकी एक युवा सोच है, और वो इस देश को एक करके आगे बढ़ना चाहते, एक अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक विजन है, एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच है, और वो एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी के साथ विकास की राह पे चलाया। राहुल गांधी उस राजीव गांधी के बेटे हैं जिनने इस देश को आज 21वीं शताब्दी में, देश युवा हिंदुस्तान अगर विश्व के किसी मैप में दिखाई दे रहा है तो वो राजीव जी की सोच थी, और उसी सोच को आगे बढ़ाने पास राहुल जी है। राजीव जी जब राजनीति में आए थे, एक हादसे के बाद आए थे,
और उनकी जो इमेज थी मिस्टर क्लीन की इमेज थी जी। लेकिन सरकार के 5 साल पूरा होते होते उनकी जो मिस्टर क्लीन की इमेज थी वो एक टेंटेड लीडर की इमेज बन गई और देश की जनता ने बीपी सिंह की बात पर भरोसा किया, उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। राहुल गांधी के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि वो सच्चे दिल से बात करते हैं, नौजवान उनके साथ हैं। आपको नहीं लगता है कि राजनीति में बगैर छल कपट के, बगैर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के कोई नेता कामयाब होता है? देखिए राजीव जी, वो उसी बात पे फिर जिससे आपने शुरू की उसी पे आना चाहूंगी। आपने कहा राजीव जी की मिस्टर क्लीन की इमेज थी और आखिर में बीपी सिंह जी और जो भी उनकी चौकड़ी थी उनने उनकी इमेज को डेंट लगाने की कोशिश करी। पर आज आप देखिए, आज अब राजीव जी को किस तरह से आज देश याद करता है। आज राजीव जी को याद करते हैं हम पंचायती राज के लिए, आज राजीव जी को याद करते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए, आज राजीव जी को याद करते हैं हम कंप्यूटराइजेशन के लिए। आज देश आज जहां खड़ा वहां नहीं होता अगर राजीव गांधी जैसी फार साइटेड विजनरी लीडर हमारे बीच नहीं होता। और वीपी सिंह को किस तरह से हम याद करते हैं। वीपी सिंह जी और उनकी चौकड़ी ने जो भी किया, आज इस हिंदुस्तान का 10% आबादी ये नहीं कह सकती, ये नहीं बता सकती कि वीपी सिंह जी है कि नहीं है। तो आप लोग मानसिक रूप से तैयार हैं कि आने वाला देखिए, जो लोकसभा सच्चा का व्यक्ति चुनाव होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको फरेब की जरूरत नहीं, उसे कोई तिकड़म की जरूरत नहीं, उसको कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं। उसकी नियत साफ है और उसकी इस देश के लिए नियत साफ है और उसके लिए देश उन्हें हमेशा याद करता है। वही बात मैं राहुल जी और मोदी जी का फर्क मैं कह रही थी। तो मैंने आप लोग मानसिक रूप से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। राहुल जी सच्चे व्यक्ति हैं और इस देश की एकता अखंडता को बनाते हुए इस देश के फाइबर को समझते हो, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, हर हाथ शक्ति हर हाथ उन्नति देना चाहते हैं। और वहीं मोदी जी की क्या इमेज है किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या गुजरात में फैसिज्म का राज्य है, किस तरह से उनके ही पार्टी के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, चाहे वो केशु भाई हो। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के बाहर नहीं जाते, गुजरात के अंदर ही केशु भाई की क्या स्थिति हुई, संजय जोशी की क्या स्थिति हुई, उनके पार्टी के जो नेता गुजरात में रहे उनकी क्या स्थिति हुई, मोदी ने उनकी स्थिति गुजरात के अंदर ही क्या करी वो कहना काफी है, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मोदी का गुजरात का राज पार्टी दिखाता है किस तरह के फैसिज्म को वो चलाते हैं, किस तरह के ऑटोक्राट हैं वो, और किस तरह संविधान में उनका कितना विश्वास है। ये सब गुजरात के उनके राज से पता आपको लगता है है कि इस समय जो देश की आंतरिक स्थिति है उसमें एक सशक्त, मजबूत, माने कमिटेड विजनरी लीडरशिप की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और वह चीज मोदी में देश की जनता देख बिल्कुल रही भी नहीं है मोदी जी में वो। मोदी जी अगर अपना मेकओवर करके, पहली बार हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अपने आप चुने हैं, कोई भी इसके पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई व्यक्ति ने 1.5-2 साल कैंपेन नहीं करी हो, अपनी इमेज बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करी हो, अपनी भाषण कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, ये कोई एजेंसी को उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके पहले कोई भी इस देश को जिसमें प्रधानमंत्री बने हैं और इस देश ने समय समय पे इस बात को प्रूव किया है। मैं कहती हूँ इस देश का मतदाता बहुत जागरूक है और इस देश की जो एक अनेकता में एकता की जो ताकत है उसको बचाए रखना चाहता है। इसलिए अडवाणी जी जैसे कट्टर व्यक्ति को इस देश ने नकारा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी की कट्टरता को भी ये देश नकारेगी। इस देश ने केवल जो एक सेकुलर फेस था अडवाणी जी को, अगर हम विपक्ष की बात करें, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की बात करें, तो केवल अटल जी को इस देश ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका एक सेकुलर फेस था। वो बीजेपी की जरूर थे पर उसके बावजूद उनका एक सेकुलर फेस था, इसलिए उनकी अटल जी के प्रति आपका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए नहीं कि आपके होम स्टेट से नहीं, मैं कहूंगी कि वो ठीक है बीजेपी के थे, उस विचारधारा के थे, पर भी उनका एक सेकुलर फेस था। पर जहां तक अडवाणी जी या मोदी जी की बात है, उनके चेहरे को सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, जितना कम बोला जाए उनके बारे में उतना अच्छा है। तो मैं समझती हूँ कि देश का मतदाता बहुत जागरूक है, वो सही निर्णय लेगा। शोभा जी, लगता है कि 2014 के बजाय आप लोग 2019 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम 2014 की ही तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा है कि इस अभी जो एक आप पार्टी आई थी, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, किस तरह से घड़ी हो रही वो भी जनता देख रही। इसी तरह मोदी जी आए, बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े वादे करे, बड़े बड़े क्लेम करें और अपने आप को बहुत बलून अप करा, बहुत फुग्गे की तरह उन्होंने फुलाया है। पर समय आने पे पता लग जाएगा कि इस देश का हितैषी कौन है और किस तरह का नेतृत्व इस देश को चाहिए, वो देश की जनता चुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब जयललिता के खिलाफ चेन्नई ट्रायल कोर्ट में आयकर रिटर्न नहीं भरने का केस चलेगा। 1991 से लेकर 1994 तक जयललिता ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी। राजीव गांधी के हत्यारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हत्यारों ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, जिसमें कोर्ट ने 15 की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ड्यूटी चोरी मामले में आज सुनवाई होगी। मियाद खत्म होने के बाद भी जेएसपीएल जवाब देने में नाकाम रही है। भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने ज्वाइंट कमिश्नर राजस्व रविकांत द्विवेदी के घर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारी के घर से 2 फैक्ट्री समेत करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। कार्रवाई अब भी जारी है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट आज सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 करने का फैसले को आज हरी झंडी कैबिनेट दिखा सकती है। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। काफी दिनों से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चल रही हैं। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस